का हमारा टॉपिक है जो कि प्लांट नॉमेनक्लेचर का लास्ट पार्ट है, पार्ट फोर्थ। इसके पहले जो पार्ट थर्ड था उसके अंतर्गत हमने इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के प्रिंसिपल देखे थे और उसके अंदर के हमने रूल्स भी देखे थे। रूल्स के अंतर्गत हमने प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी हम पढ़ चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे कि शॉर्ट नोट भी आता है, और टाइपिफिकेशन भी हमने पढ़ लिया था जिसमें कि डिफरेंट प्रकार के टाइप को हमने डिस्कस किया था। और टाइपिफिकेशन पर भी शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, फुल क्वेश्चन हो सकता है, और इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे उसका नया अगला रूल जो है हमारा है नॉमेनक्लेचर ऑफ टेक्सा अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरीज। इसके अंतर्गत जो डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है उसका किस प्रकार से नॉमेनक्लेचर किया जाता है इसको डिस्कस किया है। जैसे कि जो टैक्सॉन फैमिली की रैंक के ऊपर की है, जैसे कि सब ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, सब क्लास, तो उनके लिए किस प्रकार से रूल फॉलो किया जाता है। उसमें खास बात है कि उनका जो नॉमेनक्लेचर है वो उनकी मुख्य फैमिली अर्थात जो प्रिंसिपल फैमिली है उसके आगे कुछ सफिक्स लगाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें ऑर्डर्स की, तो ऑर्डर शुड बी एंड विद द एल्स, उसके आगे एक सफिक्स, सफिक्स का मतलब कहता है ना पीछे उपसर्ग और प्रत्यय हम लगाते हैं, तो ये प्रत्यय कहलाता है जिसे जो कि पीछे की तरफ लगता है। एग्जाम्पल अगर हम समझे जैसे कि मालवेल्स, ठीक है, जो कि आपकी बैंथम होकर की क्लासिफिकेशन में आता है और सबसे प्रिमिटिव कैटेगरी में आता है ये। तो मालवेल्स अर्थात हम कह सकते हैं कि मालवा तो मालवेसी की फैमिली का है ये, तो उसका जो मालवा लिखा शब्द लिया है और एल्स उसके आगे लगेगा, रोजेल्स, रोजा, रोजेसी फैमिली, उसके आगे लगा दिया इन्होंने एल्स, तो रोजेल्स। तो इस प्रकार से जब ऑर्डर लिखा जाता है तो प्रिंसिपल फैमिली के आगे एल्स लगा दिया जाता है। देन सब ऑर्डर, सब ऑर्डर की नेमिंग के लिए हमेशा इन्हें ही लगाया जाता है। अब आता है कि जब फैमिली के नीचे की जो रैंक है, फैमिली और फैमिली के नीचे की जो रैंक है उसका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाए, तो फैमिली शुड बी एंड्स विद द एसी, जैसे कि ब्रेसिकेसी है, और लेकिन उसमें उसका जो जीनस है या उसका एग्जिस्टिंग जीनस है या फॉर्मर जीनस है उसके आगे एसीआई शब्द जोड़ दिया जाता है, सफिक्स लगा दिया जाता है, प्रत्यय लगा दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम देखें कि रोजेसी, रोजेसी कैसे मिलके कैसे बना कि रोजा इसका जीनस है और उसके आगे एसीआई लगा दिया तो रोजेसी हो गया। उसी प्रकार से अगर और भी उदाहरण देखें, मालवेसी, मालवा जीनस है उसके आगे लगा दिया एसीआई, ब्रेसिका एक जीनस है उसके आगे लगा दिया ब्रेसिकेसी। तो इस प्रकार से जब फैमिली का नॉमेनक्लेचर किया जाता है तो उसका एक प्रिंसिपल, उसका एग्जिस्टिंग या फॉर्मर जीनस होगा, उसके आगे एसी शब्द लगा दिया जाएगा, तो इस प्रकार से फैमिली का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। सब फैमिली शुड बी एंड्स विद द ओइडियई, जैसे कि माइमोसोइडी, तो उसके आगे ओइडी शब्द एंड जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से ट्राइब शुड बी एंड विद द ईएई एंड सब ट्राइब यदि किसी में है, जरूरी नहीं कि ट्राइब और सब ट्राइब सब में हो और सब फैमिली सब में हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो यदि ट्राइब अगर है किसी पर्टिकुलर केस में तो ईएई शब्द लगा दिया जाएगा, और सब ट्राइब है तो इट शुड बी एंड विद द इनई। सो और अकॉर्डिंग टू दिस रूल सम ओल्ड नेम ऑफ द फैमिलीज हैव बीन चेंज, जिसको कि हम अपनी अगली स्लाइड में देखते हैं। तो क्योंकि फैमिली का नाम हमेशा एसी से एंड होना चाहिए, तो पहले जो नॉमेनक्लेचर के रूल के अकॉर्डिंग ये नियम नहीं, उस समय ये नहीं था कि भाई फैमिली का नाम एसी से एंड होना चाहिए, तो उस समय पुराने नाम भी थे। तो अभी हम बात करते हैं कि कुछ फैमिलीज, जो 8 फैमिलीज हैं उसके नॉमेनक्लेचर नए प्रकार से हुए हैं। हालांकि ये जो पुरानी जो फैमिली के जो पुराने नाम है इसको भी कंजर्व रखा गया है, और इसको कंजर्व रखने के लिए जो रूल है उसका नाम है नॉमिना फैमिलियरम कंजर्वेंडा, जो कि अपेंडिक्स के रूप में इसको लिया गया था। तो कुछ फैमिलीज, ये 8 फैमिली ऐसी है जिसका कि जो कि एसीए रूल को फॉलो नहीं कर रही थी, अर्थात जो फैमिली जो एसीए शब्द से एंड होनी चाहिए थी उस रूल को फॉलो नहीं करती, लेकिन फिर भी दीज ओल्ड नेम्स आर कंजर्व। हालांकि उसका नया नाम भी है, और जो नया नाम है वो किसके ऊपर आधारित है, उसके एक प्रिंसिपल जीनस के ऊपर आधारित है। तो ये 8 फैमिली, इसके ऊपर जरूर से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो 1 लाइन में हो चाहे 1 वर्ड में हो, मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई ऐसे फैमिली के नाम बताओ, या इसका ये जिसके पुराना नाम ये थे पुराना नया नाम ये है, या कि जैसे कि ग्रेमिनी का पुराना नाम, ग्रेमिनी का नया नाम क्या है, या फिर क्लोसेसी का
पूरा नाम क्या है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये फैमिलीज की लिस्ट है। जैसे कि ग्रेमिनी है, उसका ये पुराने, ये सब पुराने नाम है। फर्स्ट आपको जो कॉलम में आपको दिख रहे हैं, सेकंड कॉलम में ये सब पुराने नाम है। तो ग्रेमिनी का नया नाम पोएसी हो गया, और इसकी जो प्रिंसिपल जीनस है वो पोवा है। देन क्रूसीफेरी, इसका नया नाम ब्रेसिकेसी है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई ब्रेसिकेसी का पुराना नाम क्या है, या क्रूसीफेरी का नया नाम क्या है। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, और स्कोरिंग क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। तो ब्रेसिकेसी किसके ऊपर आधारित है, प्रिंसिपल जीनस कौन है इसका, ब्रेसिका। देन लेग्यूमिनेसी, इसका नया नाम है फेबेसी, फावा पे जीनस पे आधारित है इसका नाम। अम्बेलिफेरी का नया नाम हट करके एपीएसी हो गया है, जिसको कि हम धनिया कुल कहते हैं, धनिया फैमिली कहते हैं, एपीएम इसका जीनस है। देन कंपोजिटी, जिसको कि सूर्यमुखी कुल सनफ्लावर फैमिली भी कहते हैं, इसका नया नाम एस्ट्रेसी है, और ये एस्टर नाम के जो कि इसका एक प्रिंसिपल, इस फैमिली का प्रिंसिपल जीनस उसके ऊपर आधारित है। देन लेबेटी का नया नाम लेमियसी, और ये लेमियम प्लांट पर आधारित है। पामी का नया नाम है एरिकेसी, जो कि एरिका जीनस पर आधारित है। और गट्टीफेरी, जिसका कि इसके इस फैमिली का नया नाम क्लोसेसी हो गया, और इसका जो जीनस है, प्रिंसिपल जीनस है जिसके ऊपर ये नाम आधारित है, उसका नाम है क्लोसिया। तो इस प्रकार से ये 8 फैमिलीज है, और ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नया रूल आता है वैलिड एंड इफेक्टिव पब्लिकेशन। अर्थात वैलिड और इफेक्टिव पब्लिकेशन कैसे होगा। तो पब्लिकेशन ऑफ ए न्यू नेम एंड डिस्क्रिप्शन आर इफेक्टिव व्हेन द प्रिंटेड मैटर इज distributed to the general public or to at least 10 famous botanical institutions with libraries accessible to botanists generally। तो जब किसी भी हम प्लांट का नया नाम डिस्कवर किया जाता है, या कोई नई स्पीसीज डिस्कवर होती है, तो उसका नया नाम या उसका डिस्क्रिप्शन जो होगा वो इफेक्टिव कब होगा, कि जब उसके बारे में जो छपा हुआ मैटर है वह 10 कम से कम 10 रिनोल्ड बॉटनिकल इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर लाइब्रेरीज है उसमें वो पब्लिश किया जाए, वहां पर सर्कुलेट किया जाए, और बॉटनिस्ट को इजीली एक्सेसिबल हो, या मतलब मैक्सिमम उसका प्रचार किया जाना चाहिए। अर्थात कम से कम जो बॉटनिकल इंस्टीट्यूशन है जिसमें लाइब्रेरीज है, तो ताकि साइंटिस्ट को देख पाए, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में इसका उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, वहां पर ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तब जाके उसका नाम, तब वो जो पब्लिक वो उसका जो है वैलिड और इफेक्टिव पब्लिकेशन कहलाएगा। फिर जो इफेक्टिव पब्लिकेशन की डेट कौन सी होगी, ये वही डेट होगी जिस समय प्रिंटेड मैटर अवेलेबल होगा। आपने पब्लिश कर दिया लेकिन आपने उसको अवेलेबल नहीं कराया, तो जब वो अवेलेबल होगा तभी वो उसकी इफेक्टिव पब्लिकेशन की डेट कहलाएगी। देन कंडीशंस ऑफ द वैलिडिटी। अब वैलिडिटी क्या है, उसकी कंडीशंस कब होगी, क्या है कंडीशंस है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है कि पब्लिकेशन मस्ट बी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव होना चाहिए ये, एंड इट शुड बी अकम्पनीड बाय डिस्क्रिप्शन और रेफरेंसेस एक्सप्लेनिंग द डायग्नोसिस, कह सकते हैं कि डिटेल ऑफ द टैक्सा। अर्थात ये कब वैलिड होगा, उसकी कंडीशन क्या है, कि जो आपने मैटर छपाया है उसके अंदर साथ डिस्क्रिप्शन तो है ही, लेकिन साथ में उसके मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, उसका पूरे प्लांट का डायग्नोसिस, डिस्क्रिप्शन और उसके रेफरेंसेस जो आपने लिए हैं वो सब उसके अंदर लिखा हुआ होना, तभी जाकर वो वैलिड पब्लिकेशन कहलाएगा। देन इट शुड बी अकम्पनीड बाय लैटिन डिस्क्रिप्शन। जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखा है वो लैटिन भाषा में होना चाहिए, हालांकि अब नए नियम के अकॉर्डिंग इंग्लिश भाषा भी अलाउ है, इंग्लिश भाषा में भी होना चाहिए, जो कि आईसीएन मैंने आपको पहले उसका थोड़ा सा आपको मैंने थोड़ा सा उसके बारे में बताया था, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स। ए फोटोग्राफ और फिगर ऑफ द न्यू स्पीसीज शुड बी अकम्पनीड। जो आपने प्रिंटेड मैटर बनाया है उसके अंतर्गत जिस न्यू स्पीसीज का आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं उसका फोटोग्राफ होना चाहिए, उसके डिफरेंट फिगर्स होने चाहिए, वो उसके साथ में होने चाहिए। और ये जो सिस्टम है इट शुड फॉलो सिंस जनवरी 1950, उसके पहले तो चल गया लेकिन अब 1958 के बाद में ये जो नियम है वो कंपल्सरी कर दिया था कि ये कंडीशन है वैलिड एंड इफेक्टिव पब्लिकेशन की। अब बात आती है कि किस प्रकार से जब प्लांट का नॉमेनक्लेचर किया जाता है, तो ऑथर जो है उसका किस प्रकार से नेमिंग किया जाए, उसको किस प्रकार से वहां पर लिखा जाए। तो नो नेम ऑफ टैक्सॉन ऑफ एनी कैटेगरी इज वैलिड अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय ऑथर्स नेम। इसका मतलब ये है कि कोई भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो जीनस हो, चाहे वो स्पीसीज हो, वो जब तक वैलिड नहीं होगी जब तक कि उसके साथ में उसका ऑथर का नेम नहीं लिखा जाएगा। अर्थात ऑथर को भी तो क्रेडिट मिलना चाहिए, और जो ऑथर का नेम आएगा वो हमेशा एक स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कि लिलियसी एडन्स, ठीक है। तो लिलियसिक फैमिली और एडन्स कौन है इसकी
इसके ऑथर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फैमिली लिलियेसी है इसको पहली बार माइकल एडमसन ने डिस्क्राइब किया। अर्थात ये कह सकते हैं कि माइकल एडमसन ने लिलियेसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन दिया था, ऑथेंटिकली रूल को फॉलो करते डिस्क्रिप्शन दिया था, इसलिए लिलियेसी एडम्स लिखा जाएगा। यहाँ पे एडम्स से मतलब हुआ कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑथर होगा जिसने उसको पब्लिश किया या जिसने उसका नॉमेनक्लेचर किया, जिसने उसका डिस्क्रिप्शन दिया, तो क्योंकि नाम तो बहुत बड़े बड़े होते हैं तो उस केस में उसके एक स्टैंडर्ड एब्रीवेटेड फॉर्म को लिखा जाएगा। तो माइकल एडम्सन का शॉर्ट फॉर्म क्या, इनकी जो एक्सेप्टेड जो एब्रीवेशन है वो क्या है, एडम्स, तो लिलियेसी एडम्स। तो इससे पता लगता है कि एडम्स ने इस लिलियेसी का पहली बार डिस्क्रिप्शन किया था। अब बात आती है लिलियम एल, आपको दिख रहा है यहाँ पर एल, पहले इसको एल आई डबल एन भी कहते थे, अब ये एल हो गया। तो इससे पता चलता है लिन स्टैंड फॉर कैरोलस लीनियस, अर्थात लिलियम नाम का जो जीनस है उसको किसने डिस्क्राइब किया था, कैरोलस लीनियस ने। और कैरोलस लीनियस की जो शॉर्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड एब्रीवेटेड फॉर्म है, एक्सेप्टेड एब्रीवेटेड फॉर्म है, वो क्या है, एल। हम पूरा नाम इसमें नहीं लिखते हैं। अब आता है लीलियम सुपरबम, इसके आगे भी आप देख रहे हैं बच्चों एल लगा रखा है, अर्थात इस प्लांट का जो नाम है लीलियम सुपरबम, इसकी स्पीसीज है सुपरबम और फर्स्ट नाम इसका जीनस है। तो लीलियम सुपरबम अर्थात सुपरबम स्पीसीज लीलियम की किसने डिस्क्राइब की थी, लीनियस ने। तो इसकी भी इसमें ऑथेंटिसिटी मेंशन की है, तो लीलियम सुपरबम एल, उसके बाद में हमने एक डॉट लगा दिया। जब बाइनोमियल सिस्टम एक ये भी होता है कि जो साइंटिफिक नेम है इट शुड बी रिटन इन द इटैलिक्स, तो आपको तो इसमें आप देख भी रहे हैं कि लीलियम और सुपरबम किसमें लिखा गया है, इटैलिक्स में लिखा गया है, लेकिन साइंटिस्ट का नाम नॉर्मल लेटर में लिखा जाएगा, इट शुड नॉट बी रिटन इन द इटैलिक्स। देन यदि एक प्लांट है उसको दो ने, एक ने नेम दिया और एक ने पब्लिकेशन किया है या डिस्क्रिप्शन किया है, तो दोनों को रिगार्ड दिया जाएगा। तो व्हेन ए प्लांट इज नेम्ड बाय वन ऑथर but validly published by another, then the name of both the authors in the standard abbreviation are written with the name of the plant and X is written between them। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, कैपरिस लेसियन था, R.B.R लिखा ना, तो इसका और X बीच में डाला और BC, अर्थात इसका मतलब हुआ कि ये RBR का मतलब क्या, रॉबर्ट ब्राउन, इसकी स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड एब्रीविएशन है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इस प्लांट का खाली नाम ही दिया था, उन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, लेकिन एपीडी कैंडोले ने बाद में इसका डिस्क्रिप्शन दिया फुल, तो दोनों को रिगार्ड दिया गया इसमें। तो कैपरिस लेसियन था, रॉबर्ट ब्राउन, एक्स डी कैंडोले। नाउ अगला रूल है ऑल्टरेशन ऑफ द रैंक। ऑल्टरेशन ऑफ द रैंक से मतलब है कि कोई जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है, तो यदि वो उसका जैसे मान लो कोई जीनस से स्पीसीज हो जाता है या कोई स्पीसीज अगर वैरायटी हो जाती है, तो इस प्रकार से उसका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। तो व्हेन ए जीनस और taxon of the lower rank is altered in the rank but retain its name or epithet, then the author who first used the name legitimately must be cited in the parenthesis followed by the name of author who affected the alteration of the rank। तो जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं इसमें इसमें जो रैंक की जो ऑल्टरेशन हुई है, अर्थात एक प्लांट था उसकी स्पीसीज को वैरायटी बता दिया बाद में, तो किस प्रकार से इसमें ये हुआ है आप इसको समझेंगे ध्यान से। ये प्लांट एक नाम दे रखा है जिसमें साइप्रिपेडियम प्यूबिसेंस विल्डेनाउ। तो साइप्रिपेडियम प्यूबिसेंस विल्ड, इससे मतलब ये लगा कि कार्ल विल्डेनाउ ने एक प्लांट डिस्क्राइब किया, एक तो प्लांट का नाम दिया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसका नाम रखा उन्होंने साइप्रिपेडियम प्यूबिसेंस। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट जो ऑथर है उसका फुल नाम नहीं आता है, तो विल्ड नाम इसका होगा। लेकिन बाद में पता लगा कि कॉरल नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया कि ये तो कोई नया प्लांट नहीं है, ये तो साइप्रिपेडियम कैल्सुलस लीनियस का ही एक वैरायटी है। अर्थात साइप्रिपेडियम कैल्सुलस लीनियस जो प्लांट है वो लीनियस ने डिस्क्राइब किया, तो नाम क्या था उसका, साइप्रिपेडियम कैल्सुलस एल डॉट। लेकिन क्योंकि इन्होंने बताया कॉरल ने कि ये तो इसकी वैरायटी है, तो नाम क्या हो गया, साइप्रिपेडियम कैल्सुलस लिन डॉट वैरायटी प्यूबिसेंस। अर्थात जो प्यूबिसेंस है वो एक नया प्लांट नहीं है, वो कैल्सुलस स्पीसीज की ही एक वैरायटी। तो यहाँ पर क्या हुआ, रैंक उसके नीचे चली गई, तो स्पीसीज से उसकी जो रैंक है वो वैरायटी में कन्वर्ट हो गई। नाउ रैंक चेंज बाय द कॉरल। अब जो कॉरल नाम के जो साइंटिस्ट थे, टैक्सोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा
क्योंकि उन्होंने बताया था कि उसकी वैरायटी है, तो फिर उनको भी रिगार्ड देना था, तो नाम तीनों का नाम इसके अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले लिनियस ने नाम दिया, इसलिए नाम है सैप्रीपेडियम कैजुलस लिन। वैरायटी क्या है? प्यूबिसेंस, जो किसने बताई थी? स्टार्टिंग में बिल्ड ने, लेकिन बाद में कॉरल ने इसको कहा कि तो एक ही उसी की वैरायटी। तो पूरा नाम कैसा हो जाएगा? सैप्रीपेडियम कैल्चुलस लिन वैरायटी प्यूबिसेंस विल्ड एंड कोरेल। तो इस प्रकार से जब रैंक चेंज होती है तो प्लांट का नाम लिखा जाता है। नाउ चॉइस ऑफ द नेम्स। अब डिफरेंट कंडीशंस क्या है नेम्स की चॉइस की? जैसे कि व्हेन द टैक्सॉन रैंक इज चेंज, जब टैक्सोनॉमिक कोई रैंक भी चेंज हो जाती है, जैसे कि स्पीसीज बिकम ए जीनस, ठीक है, तो उस केस में जो अर्लीस्ट लेजिटिमेटेड नाम है उसकी नई रैंक में, वही उसका वैलिड नाम कहलाएगा। दूसरी कंडीशन में, जैसे कि व्हेन टू और मोर टैक्सा ऑफ द सेम रैंक आर यूनाइटेड इनटू वन, जब सेम रैंक की दो या दो से अधिक टैक्सॉन जब यूनाइट की जाती है, तो उस केस में भी जैसे कि टू और मोर जेंडा यूनाइट हो गए, मान लो रैंक में हम बात करें, जेंडा की बात करते हैं, तो यदि टू और मोर जेंडा यूनाइटेड, तो उस केस में जो ओल्डेस्ट लेजिटिमेट नेम है उस टैक्सा का, वह उसके साथ में लिखा जाएगा, वही उसका उस नाम को रिटेन किया जाएगा। तीसरी कंडीशन, व्हेन ए जीनस और ए स्पीसीज इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर जेंडा और स्पीसीज, तो उस केस में जो ओरिजिनल नाम है जीनस या स्पीसीज का, वही रखा जाएगा। यदि जीनस डिवाइडेड होती है तो ओरिजिनल जीनस का नाम रखा जाएगा, स्पीसीज होती है तो उसका नाम रखा जाएगा। चौथी कंडीशन में, व्हेन ए स्पीसीज इज ट्रांसफर टू अनदर जीनस, जब एक स्पीसीज जो होती है वो जीनस में जा रही है विदाउट द चेंज ऑफ द रैंक, उस केस में भी द ओरिजिनल नेम मस्ट बी रिटेन, उसी को रखा जाएगा। अब नेक्स्ट नियम है रिजेक्शन, जो कि लास्ट नियम है इसका, रिजेक्शन ऑफ द नेम्स। आईसीबीएन को पूरी पावर है कि वह नेम को रिजेक्ट कर सके, लेकिन आईबीसी के अंतर्गत ही इसको किया जाता है। तो किस कंडीशन, क्योंकि कई बार गलतियां होती, साइंटिस्ट एक प्लांट के दो नाम रख देते हैं, या या फिर दो प्लांट के एक नाम भी हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में ये तो कंफ्यूजन करता है, तो हर प्लांट का एक ही नाम होना चाहिए और बार बार रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए, तो कुछ नियम बनाए गए हैं रिजेक्शन के लिए। तो ए नेम ऑफ एपिथेट मस्ट बी रिजेक्टेड, चेंज और मॉडिफाइड merely because it is badly chosen or disagreeable or because another is more preferable और बेटर known। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि कोई नाम चेंज करने के लिए कई नियम है। कोई प्लांट का नाम यदि कोई बैडली चोजन, मतलब खराब लग रहा है या डिसएग्रीबल है, या वो अच्छा नाम नहीं है, या उससे कोई और अच्छा नाम है, तो इस आधार पर प्लांट का नाम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। प्लांट का नाम रिजेक्ट तभी किया जा सकता है कि व्हेन द नेम इज इलेजिटिमेट, अर्थात वो अवैधानिक है। अवैधानिक, अब हम देखते हैं कि इलेजिटिमेट क्या है और लेजिटिमेट क्या है। So a legitimate name is one in accordance with the rules of botanical nomenclature, while those which do not satisfy the rules are known as illegitimate names। अर्थात एक legitimate नाम क्या है और illegitimate नाम क्या है? सिंपल सी बात है, legitimate नाम वह नाम है जो कि botanical nomenclature के रूल को फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग नाम दिया गया है, तो वैधानिक नाम है, legitimate नेम है। लेकिन यदि वो किसी भी प्रकार से बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के रूल को तोड़ता, उसको फॉलो नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, then that name will be as a that name will be termed as a illegitimate name। और illegitimate names को रिजेक्शन करने का पूरा अधिकार है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। सिनोनिम, synonyms are the different names used for the same taxonomic group or taxon and they should be rejected। Then superfluous name, extras name, the name which is given to a taxon when already some name is present in existence is called superfluous name। अर्थात आपने एक प्लांट को नाम दे दिया, ठीक है, लेकिन वो नाम तो पहले ही पता लगा कि वो नाम तो पहले से दिया हुआ है, तो ये सरप्लस नाम हो गया, सुपरफ्लस नाम हो गया। तो सुपरफ्लस names should be rejected, they should not be considered। Then basionym, it is a specific or interspecific epithet which has priority and is retained when transferred to a new or different taxon। Then homonym, homonym क्या है? A name is rejected when preoccupied, मतलब identical names cannot be applied to two different taxa। अर्थात दो different taxon है, दो different taxon है, तो उस केस में दोनों के सेम नाम नहीं हो सकते, उसको क्या कहते हैं? होमोनिम। तो वो भी अलाउड नहीं है, वो भी इलेजिटिमेट नेम है। देन टॉटोनिम, बड़ी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि डिफाइन टॉटोनिम। तो टॉटोनिम, वैसे तो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में टॉटोनिम्स आर अलाउड, लेकिन हमारे बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में टॉटोनिम्स आर नॉट अलाउड। टॉटोनिम्स क्या है? इट इज द स्पेसिफिक एपिथेट
repeats exactly the generic name and must be rejected. जैसे कि बाइनोमियल सिस्टम में जनरली हम प्लांट का अगर नाम लिखते हैं, जैसे कि ब्रेसिका ओलिराशिया, ओके, तो ब्रेसिका जीनस का नाम है, ओलिराशिया उसकी स्पीसीज का नाम है। लेकिन यहाँ पर इस बार ये नाम वैलिड है। कैसे नाम वैलिड है? क्योंकि ब्रेसिका एक जीनस का नाम है और जो स्पीसीज है इसकी ओलिराशिया वो वापस रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है ना। यदि ब्रेसिका ब्रेसिका होती तो ये कैंसिल हो जाता, ये रिजेक्ट हो जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका थेमिडा थेमिडा, आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नाम मैंने लिखा हुआ है थेमिडा थेमिडा, अर्थात एक थेमिडा एक प्रकार की ग्रास है जो कि ग्रामीणी कुल में आती है। तो किसी ने प्लांट का नाम दिया थेमिडा थेमिडा, ओके। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि थेमिडा जो फर्स्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसके जीनस को। थेमिडा सेकंड इसकी स्पीसीज को। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीनस और स्पीसीज का नाम सेम नहीं होना चाहिए। सेम नहीं होना चाहिए का मतलब दे शुड नॉट बी आइडेंटिकल इन द स्पेलिंग, ठीक है ना। तो जीनस और स्पेसिफिक जो एपिथेट्स हैं दे शुड नॉट बी आइडेंटिकल इन द स्पेलिंग। उनकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम होगी तो वो टोटोनिम कहलाएंगे, वो अलाउड नहीं किसमें? बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में। जूलॉजी में भले ये नाजायज नाजायज जैसे है वहां अलाउड है। तो ये इस प्रकार के जो नेम होते हैं उसको टॉटेनिम कहते हैं और दे आर अवैधानिक, मतलब वो इलेजिटिमेट है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आप आपको सामने दिख रहा है जीजीफस, लेकिन ये जीजीफस आपको लग रहा है कि इसमें फर्स्ट नाम जीजीफस है, सेकंड भी जीजीफस है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जगह वाई आ रहा है और एक में आई आ रहा है, तो ये टॉटोनिम की कैटेगरी नहीं है। प्रोनाउंसिएशन में दोनों को हम सेम बोल रहे हैं, लेकिन दोनों की जीनस और स्पीसीज का नाम एग्जैक्टली सेम नहीं है इन द स्पेलिंग, तो ये टोटोनिम नहीं है। सो इस प्रकार के जो नाम है दे आर अलाउड, दे आर नॉट टोटोनिम एंड दे आर अलाउड इन द बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। देन लास्ट इसका रिजेक्शन ऑफ नेम्स का रूल है नॉमेन नूडम। नॉमेन नूडम का मतलब द नेम विच आर पब्लिश्ड विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन और डायग्नोसिस इज कॉल्ड द नॉमिना नूडम। अर्थात कोई प्लांट है उसका अगर पब्लिकेशन कर दिया लेकिन उस पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसका कोई उसके बारे में कोई वर्णन नहीं है, उसका डायग्नोसिस नहीं, उसका एनालिसिस नहीं है, तो वो जो नाम कहलाता है वो नॉमेन नूडम नॉमिना नूडम के अंतर्गत आता है और वो रिजेक्ट किया जा सकता है। जब तक कि उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं तब तक वो रिजेक्ट किया जाएगा। तो नॉमिना नूडम के अंतर्गत प्लांट विद डिस्क्रिप्शन के साथ ही वैलिड हो जाएगा। तो अभी तक हमने बच्चों बात करी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है आईसीबीएन, उसके प्रिंसिपल्स की बात करी हमने, रूल्स की बात करी, और अब आता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशंस का मतलब कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं तो वो किस प्रकार से रिकमेंड किया, और मेनली इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती है। सो द रिकमेंडेशंस आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द रूल्स। मान लो जब आप नॉमेनक्लेचर करते हैं या हर्बेरियम बनाते हैं तो कुछ रूल्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हैं, and their object is to bring about together uniformity of nomenclature worldwide and clearness in the future nomenclature। तो ये यूनिफॉर्मिटी करने के लिए है, जब आप जैसे कुछ नॉमेनक्लेचर करते हैं या आपका हर्बेरियम बना रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी रहे, इसलिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं। तो ये भी आईसीबीएन का एक पार्ट है। अब जब कब जैसे कि अपेंडिसेस का मतलब हमको भी जैसे कुछ जैसे किताब लिखते हैं तो उसके बाद में कुछ करेक्शंस रह जाते हैं या हम कुछ उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वो अपेंडिसेस के रूप में ऐड हो जाता है। तो इस जो आईसीबीएन है उसके अंदर 3 अपेंडिसेस है मुख्य रूप से। अपेंडिस फर्स्ट जो है वो इट डील्स विद द नेम्स ऑफ द हाइब्रिड, तो इसमें इट डिस्कस फॉर द नेम्स ऑफ द हाइब्रिड, जो हाइब्रिड प्लांट है उसके नेम नॉमेनक्लेचर के उसको एडिशनल ऐड किया गया है। सेकंड जो पार्ट है उसमें नॉमिना फैमिलियरम कंजर्वेंडा, जिसके अंतर्गत तो उन फैमिलीज के बारे में बताया है जिसको कि जो कि ओल्ड नाम है और नॉमेनक्लेचर के रूल को फॉलो नहीं कर लेकिन वो लॉन्ग टाइम से यूज की जा रही है, तो उसके नाम कंजर्व किए गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको 8 फैमिलीज बताई थी भी उसके अंतर्गत, तो ये नॉमिना फैमिलियरम कंजर्वेंडा के नाम के उसमें आती है। देन अपेंडिक्स थर्ड नॉमिना जेनेरिका कंजर्वेंडा एट रिजेंजेंडा। इस अपेंडिक्स में उन जीनस का नाम डिस्क्राइब उन जीनस का नाम मेंशन किया गया है जो कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को फॉलो नहीं करती है लेकिन लंबे समय तक प्लांट को उसका नाम दिया जा रहा है, तो सबकी जबान पे वही पड़ गया है, इसलिए उसको भी कंजर्व किया गया है। हाँ, आपको बताया था मैंने प्रिंसिपल प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता का नियम, अर्थात जो प्लांट एक कोई प्लांट का अगर नाम 10 बार लोगों ने दे दिया लेकिन वैलिड नाम जो सबसे पहले दिया गया है वही उसका फाइनल नाम होगा, लेजिटिमेट नाम होगा। और यहाँ पर जो एट शब्द जो दिया है रिजेंसेंडा, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है एंड। तो बच्चों थैंक्स, और आज हम
हमने प्लांट नॉमेनक्लेचर का पूरा एंड कर दिया है और आपका प्लांट नॉमेनक्लेचर जो कि मैंने 4 अलग-अलग पार्ट में पढ़ाया था और इस स्लाइड के साथ मैं अपना नॉमेनक्लेचर के पार्ट को एंड करती हूँ। थैंक्स।